दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बड़े ही महत्वपूर्ण लोक कला की चर्चा करेंगे और वह है मधुबनी लोक कला। और यह बिहार की बहुत ही प्रसिद्ध एक लोक कला है। और मधुबनी लोक कला मिथिला चित्रकला के रूप में भी जाना जाता है और इसका प्रचलन बिहार के दरभंगा, मधुबनी और नेपाल के जनकपुर क्षेत्र में इस तरह के चित्र चित्रित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसको सबसे पहले जनकपुर के राजा जनक जी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित करवाया था, तब अयोध्या से आने वाले बारातियों का स्वागत करने के लिए पूरे जनकपुर क्षेत्र को चित्रों से सजाया गया था। और जो मधुबनी कला के रूप में प्रसिद्ध होता है और धीरे धीरे यह जनसामान्य में प्रचलित होता है और एक लोक कला का रूप ले लेता है। दोस्तों, मधुबनी चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना है और यह एक लोक कला है और जिसे महिलाओं के द्वारा ही इस तरह के चित्र चित्रित करने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और मिथिला पेंटिंग मिथिलावासियों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। और यह चित्र दो प्रकार से मुख्यतः चित्रित किए गए हैं। एक है भित्ति चित्र और दूसरा है अरिपन। भित्ति चित्र या इसी को इंग्लिश में कहा गया है म्यूरल पेंटिंग, जो दीवारों पर चित्रों को चित्रित किया जाता था, वो भित्ति चित्र या म्यूरल पेंटिंग के अंतर्गत आता है। और दूसरा है अरिपन, अर्थात जो वस्त्रों पर चित्र चित्रित किए गए हैं, या इसी को कहीं कहीं पर पट चित्रण का के रूप में उल्लेख किया गया है। तो कुछ कपड़े पर भी चित्र चित्रित किए गए जिसे अरिपन कहा जाता था, और जो दीवारों अर्थात भित्तियों पर चित्र चित्रित किए जाते थे उसको म्यूरल पेंटिंग या भित्ति चित्रण कहा जाता था। तो यह दो रूपों में है। लेकिन अगर हम लोग भित्ति चित्र की बात करें या म्यूरल पेंटिंग की बात करें, तो भित्ति चित्र के भी दो रूप देखे गए हैं। एक है घोसनी, या इसी को कह सकते हैं घर की सजावट, और दूसरा है कोहबर। हम लोग कोहबर घर कह सकते हैं या कोहबर तथा उसकी कोगियों की सजावट कर सकते हैं। वो क्या है, अभी हम लोग उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले घोसनी या घर की सजावट में देखते हैं किस तरह के चित्र इन भित्तियों पर चित्रित किए जाते हैं। दोस्तों, इस घोसनी या कि घर की सजावट, ये भी धार्मिक महत्व के चित्र होते हैं। और इस तरह के चित्र में देवी देवताओं को मुख्यतः चित्रित किया जाता था। जैसे संबंधित देवता के साथ साथ संबंधित देवी के चित्र चित्रित किए जाते थे। जैसे शिव पार्वती हैं, राधा कृष्ण हैं, सीताराम हैं, विष्णु लक्ष्मी हैं, या कुछ स्वतंत्र रूप से देवियों को चित्रित किया गया, जैसे दुर्गा देवी, काली देवी, सरस्वती देवी, या दशावतार के चित्र, रावण वगैरह के चित्र भी इस घोसनी के अंतर्गत चित्र भित्तियों पर चित्रित किए गए हैं। और दोस्तों दूसरा है कोहबर घर। कोहबर लोग देखते हैं कि इधर बिहार और पूर्वांचल के कुछ क्षेत्रों में विवाह के अवसर पर कुछ ज्यामितीय आकृतियों की संरचनाएं बनाई जाती है, जिसमें कुछ चित्र भी बने होते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग मिथिला की बात करें, तो जो मिथिला में कोहबर चित्र होते हैं, इनका घर के चित्रण में बड़ा विशेष महत्व है। और इसमें मंगल सूचक मान्यताएं भी अंतर्निहित होती हैं। जैसे यहाँ पर कुछ बांस के चित्र बने होते हैं, और बांस वंश वृद्धि का सूचक है। तोते का चित्र एक ज्ञान प्रेम के विकास का सूचक है या विकास का प्रतीक है। हाथी घोड़े के चित्र ऐश्वर्य के प्रतीक है। सूर्य चंद्रमा के चित्र दीर्घ जीवन के प्रतीक है। हंस या मयूर के चित्र सुख शांति के प्रतीक है। तो इस तरह के चित्र यहाँ पर कोहबर के अंतर्गत चित्र चित्रित किए गए हैं।
और इन चित्रों को बनाने के लिए चित्र को हाथ की उंगलियों से या बांस की कोची या ब्रश कह सकते हैं या तूलिका कह सकते हैं, इनसे बनाए जाते हैं। और इन चित्रों में प्रयोग किए जाने वाले ज्यादातर वानस्पतिक रंग होते हैं, जिनमें मुख्यतः हरा, पीला, नीला, लाल, केसरिया, नारंगी, बैगनी आदि रंग प्रयोग किए जाते हैं। और जिसमें पीला रंग धरती का प्रतीक, उजला रंग पानी का प्रतीक, लाल रंग आग का प्रतीक, काला रंग वायु का प्रतीक तथा नीला रंग आकाश के प्रतीक के रूप में चित्रित किए जाते हैं। दोस्तों, हम अब देखते हैं अरिपन या पट चित्रण में किस तरह के चित्र चित्रित किए गए हैं। अगर हम लोग अरिपन की बात करें या वस्त्रों पर जो चित्र चित्रित किए जाते थे उसकी बात करें तो मिथिला क्षेत्र में प्रत्येक शुभ अवसर पर अलग अलग प्रकार के अरिपन को बनाने का विधान है तथा सभी अरिपनों के पृष्ठभूमि में कुछ न कुछ धार्मिक भावना अंतर्निहित होता है। और यह आंगन में या चौखटे के सामने यहाँ सभी बनाए जाने वाले चित्र हैं। और इन चित्रों को बनाने के लिए चावल के पिसे हुए घोल में सिंदूर की घोल से घोल करके महिलाएं उंगलियों की सहायता से बनाती हैं। और अरिपन चित्रों की अगर बात करें, अरिपन चित्रों के अंतर्गत लगभग 5 प्रकार के चित्र चित्रित किए जाते हैं, जिसमें मनुष्य और पशु पक्षियों के चित्र बने होते हैं, कुछ फूल फलों के चित्र बने होते हैं, कुछ तंत्रवादी चित्र चित्रित किए जाते हैं, देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं या स्वास्तिक के चित्र, दीप ज्वाला, ज्यामितीय आकृतियां, इन सब के चित्र चित्रित किए जाते हैं। और दोस्तों, अगर हम लोग मधुबनी पेंटिंग के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो बहुत महान हस्तियां रही हैं इसमें। जगदम्बा देवी, जिन्हें 1975 ईस्वी में पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया। और अभी हम लोग थोड़ा सा जगदम्बा देवी की फिर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सीता देवी हैं, जिन्हें 1981 ईस्वी में पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया। हालांकि इन लोगों को और भी कई मान सम्मान मिले हैं, लेकिन हम लोग देश के चौथे सबसे बड़े सम्मान की बात कर रहे हैं। गंगा देवी हैं, जिन्हें 1984 ईस्वी में पद्मश्री का सम्मान दिया गया। कौशल्या देवी हैं, ये भी महत्वपूर्ण मधुबनी पेंटिंग चित्र करने वाली महिला कलाकार हैं। और इसके अलावा बहुत से मधुबनी पेंटिंग बनाने वाली महिला कलाकार हैं, लेकिन उनमें भगवती देवी, मैना देवी, चंद्रकला देवी और महासुंदरी इत्यादि बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तियां हैं जिन्होंने मधुबनी पेंटिंग को चित्रित किया। और इन कलाकारों को बहुत से मान सम्मान मिले। और आज हम लोग देखेंगे कि भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों के साथ साथ देश विदेशों में बहुत सी इनकी पेंटिंग, इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग मधुबनी गौरव गाथा का इतिहास बयां करती हैं। और साथ ही साथ विभिन्न देशों के विभिन्न संग्रहालयों में मधुबनी पेंटिंग संग्रहित भी है। और दोस्तों, यहाँ बिहार में एक जितवारपुर नाम का गांव है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग की महान चित्रकार जगदम्बा देवी का गांव भी था। और यहीं जगदम्बा देवी को जितवारपुर गांव में ही पद्मश्री के सम्मान से इस देश के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। दोस्तों, जितवारपुर गांव में जर्मनी के एक शोधार्थी हैं जिन्होंने मधुबनी पेंटिंग पर शोध की। उनका नाम था एरिक स्मिथ। इन्होंने मधुबनी प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर खोला है जितवारपुर गांव में। और मधुबनी चित्रकला की प्रदर्शनी तमाम देश विदेशों में हम लोग पहले भी चर्चा किए रहे हैं कि लगातार लगाई जा रही है। और अभी हम लोग एक चर्चा की शशकला देवी की। और शशकला देवी की चित्रों की प्रदर्शनी जापान में भी लगाई गई थी। और जापान के एक तोकामाची सिटी है, यहाँ पर मिथिला पेंटिंग का एक बहुत बड़ा संग्रहालय भी है। दोस्तों, यहाँ अगर मिथिला चित्रकला में प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक रंगों की अगर हम बात करें तो इसे मिथिला
पेंटिंग के अंतर्गत अगर हम लोग पीले रंग की बात करें तो पीला रंग हल्दी से, तोरी से, मैदा से और कटाया के फूल से बनाए जाते हैं। लाल रंग चुकंदर से, गाजर से, पीपल की जड़ से बनाए जाते हैं। नीला रंग जामुन से, कचनार की छाल से, अपराजिता के फूल से बनाए जाते हैं। सफेद रंग बनाने के लिए चूना तथा शंखचूर्ण का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, इन रंगों को दूध में गोंद मिला करके रंग को बनाया जाता है और रंगों को अस्थायी करने के लिए उसे तीसी के तेल में मिलाते हैं। तीसी या उसी को अलसी भी कहा जाता है, जो मुख्यतः ऑयल पेंटिंग में प्रयोग होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, रंगों को फिक्स कर देता है। और दोस्तों, अगर मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो फ्रांस के कला विशेषज्ञ थे बैक्स कैकवाद। इन्होंने द आर्ट ऑफ मिथिला पेंटिंग नाम से एक पुस्तक भी लिखी है और मधुबनी चित्रों के केंद्रों पर इन्होंने रंगीन फिल्म भी बनाई है। और मधुबनी पेंटिंग अक्सर 2D में ही या 2 आयामी भी बनाए जाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग से जुड़े हुए बहुत से प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और देश की एक समृद्ध लोक कला है। और आगे के वीडियो में आपको ऐसे बहुत से इस देश के प्रसिद्ध लोक कलाओं पर चर्चा की जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपकी इच्छा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।